Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 20 October 2025. So, happy Diwali to you all. आज दिवाली का दिन है, अच्छे से मनाइए और बढ़िया पटाखे फोड़िए और लाइट वाले अच्छे और जलाइएगा पटाखे भी। और क्या करना है, बढ़िया मिठाई खाइए, लेकिन पूरा सब कुछ बढ़िया अच्छा लिमिट में, ज़्यादा खाइएगा भी नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। और आजकल वैसे भी ये इस लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत पड़ रही हैं, तो आराम से खाइए, सब कुछ आराम से करिए, बढ़िया से एंजॉय करिएगा। अच्छा दिन है। लाइट्स खूब लगाइएगा, जितना ज़्यादा लाइट्स का यूज़ आप कर सकते हो उतना करिएगा, है ना। तो आज के दिन कुछ सोचना नहीं है, लेकिन अच्छे से करना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। दिवाली का दिन है, हमें भी खुश करो यार, अच्छा लाइक करें। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि दिवाली के बाद यानी कि 24 अक्टूबर से करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि पिछले साल का पूरा करंट अफेयर्स और सारी चीज़ कवर करेगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज लिंक आपको दे दूंगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियोस अपलोड होंगे वेबसाइट timesies.com पे, आप देख लीजिएगा। कंटेंट के साथ PDF रहेंगी, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB और जितनी भी अलग अलग मैगजीन्स आती हैं अच्छी खासी, आप सोच सकते हैं, विजन, IAS, ये सारी चीज़ें सबसे कंटेंट रहेगा आपको, वंस एंड फॉर ऑल रहेगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। लेट्स सी कौन कौन से सवाल है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्त किरुतल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। तो यहाँ पे संगम की जो पोएम्स हैं उसमें वत्त किरुतल नाम का एक शब्द मेंशन्ड है। ये प्रैक्टिस क्या कहलाती थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, learned persons assembling in a royal court to discuss religious and philosophical matters, young girls keeping watch over agricultural fields and driving away birds and animals, and D है, a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death, है ना। सो द प्रैक्टिस ऑफ वत्त किरुतल जो है, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर डी। जो किंग डिफीटेड रहते थे बैटल में, दे कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग देमसेल्व्स टू डेथ, है ना। तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल आप लोग जिसका आंसर करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग आंसर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर प्लीज, है ना। तो सेकंड सवाल आपको दिख रहा होगा, सोल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। तो आपको बताना है कि किसका बिलीफ है। ऑप्शंस आर बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म या वैष्णविज्म। आंसर वही होगा जो फिलॉसफी सब में सोल देखती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है, आप आंसर मुझे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाकलम एंड विच इज एन एक्वाडक्ट। तो ये आपको बताना है कि कौन था जिसने करेक्ट बनाया था डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम, है ना। तो आंसर इसका है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर इज देवराय वन, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? देवराय वन। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस को। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ने ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया है। दोहा कहाँ की सिटी है? तो कतर की सिटी है। ये पहली चीज आपको क्लियर रख लेनी है। अब इन्होंने क्यों साइन किया है? क्योंकि अभी पिछला हफ्ता जो था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए बहुत ज्यादा खराब था। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए थे बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है वहां पे, है ना। तो आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। एंड यहाँ पे सीज फायर इन्होंने किया है, ट्रूस किया है, और ये भी कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, TTP जो है, वो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कर रही है। तो अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये TTP जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की ही सॉइल को फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज यूज कर रही है। तो आप भी चाहें तो इनके ऊपर अटैक करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, एंड इट इज एक्यूज्ड ऑफ लॉन्चिंग द अटैक्स एंड ऑल। तो इस कारण से उन्होंने बोला कि भाई आप इनको हटाने की कोशिश करें। और इन्होंने स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, ओराकजाई डिस्ट्रिक्ट, वहां पर अभी रिसेंटली इन्होंने अटैक किया था और 11 मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ भी हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, बट थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था केरला में जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मुल्लापेरियार डैम है, जहां पे तमिलनाडु चूंकि उसको मैनेज कर रहा है 99 ईयर की लीज में, तो उन्होंने डोर्स खोल दिए थे ताकि पानी का लेवल रहे। और उसके कारण से बहुत सारे केरला के जो
गांव है वो डूब गए थे, है ना, फ्लडिंग हो गई थी। और अभी मानसून ने और हैवॉक रख किया है इडुक्की और स्पेशली थेनी जो है वो तमिलनाडु पार्ट में आता है, इडुक्की जो है वो आपका केरला वाले पार्ट में आता है। तो यहाँ पे थेनी तमिलनाडु में, याद रखिएगा, एक वाटरफॉल है, सुरुली वाटरफॉल है, उसका नाम भी आया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, सुरुली, SURULI वाटरफॉल। अगर आपसे कोई पूछे कि सुरुली वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो वहाँ पे वाटरफॉल जो है वो टूरिस्ट्स के लिए बंद कर दिया गया है फॉर दैट रीजन। सेकंड जो है मुल्ला पेरियार डैम, मैंने ऑलरेडी बताया था कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रीटी जो ट्रावनकोर में हुई थी 1800s में। और उस ट्रीटी के अनुसार 999 ईयर की लीज पे ये दिया गया है। किसको दिया गया है? ये तमिलनाडु को मैनेज करने के लिए दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे गाजा का जो सीज फायर है वो वायलेट हो गया था, इसलिए इजराइल ने फिर से नए अटैक लॉन्च कर दिए हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, तो बस ये आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया, ताकि आपको करेक्ट स्टेटस पता रहे कि वर्तमान में क्या चल रहा है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी विल फेस क्वाड एंड ब्रिक्स लीडर्स एट द आसियान समिट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर आसियान का समिट होने वाला है, और इस समिट में ऑब्वियसली बात है इंडिया भी उसका मेंबर नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर स्टेट में रहता है इंडिया। तो आसियान का जो समिट होने वाला है, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात चल रही है। और इसी आसियान का ही एक और पार्ट है EAS, जिसको ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं। तो ईस्ट एशिया समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहां पे। ईस्ट एशिया समिट में याद रखेगा कुछ 6 कंट्रीज और जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ जाती हैं? तो चाइना जुड़ जाती है, रशिया जुड़ जाती है, जापान जुड़ जाती है, इंडिया जुड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है, न्यूजीलैंड जुड़ जाता है। तो ये 6 कंट्रीज जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी? चाइना, रशिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये आ जाते हैं EAS, यानी कि ईस्ट एशिया समिट के अंतर्गत। ठीक है, तो आसियान के 10 मेंबर प्लस ये 6 मेंबर और जो मैंने आपको नहीं बताए, नए बताए। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा आसियान के भी मेंबर्स आपको बता देता हूं। अब आसियान के अगर मेंबर्स की बात करें तो आसियान के अंदर 10 मेंबर्स हैं। आसियान की जो ग्रुपिंग बनी थी वो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 में बनी थी, और बनी कहाँ थी? बैंकॉक, थाईलैंड में बनी थी। और उस समय साइन हुआ था एक डिक्लेरेशन, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं या आसियान डिक्लेरेशन बोलते हैं। उस समय जो फाउंडिंग फादर्स थे आसियान के, वो मेंबर सुन लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसके बाद 1984 में ब्रुनई दारुसलाम ने ज्वाइन किया, जो 6वां मेंबर था। इसके बाद वियतनाम ने ज्वाइन किया, जो कि 1995 में ज्वाइन किया, 7वां मेंबर था। लाओ PDR ने ज्वाइन किया, म्यांमार ने ज्वाइन किया, ये 8वें और 9वें मेंबर थे। और लास्ट कंबोडिया ने ज्वाइन किया, जो कि 10वां मेंबर था। तो मैं 10 मेंबर्स के नाम फिर बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई दारुसलाम, इसके अलावा वियतनाम, लाओ PDR यानी लाओस जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा म्यांमार एंड कंबोडिया। दीज आर द 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। ठीक है, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं, ये आपको क्लियर याद रखना है। प्रेजेंटली ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं। BRICS नाम जरूर है, लेकिन इसमें 11 मेंबर हैं। वो 11 मेंबर कौन कौन से हैं लिख लो, 11 के 11 का नाम बता रहा हूं। पहला है ब्राजील, दूसरा है रशिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना, 5वां है साउथ अफ्रीका। यहां तक क्लियरिटी है, क्योंकि ब्रिक्स के फुल फॉर्म में ही है ये 5। अब नए 6 कौन से जुड़े हुए हैं, जो कि 2023 में ऐड हुए हैं? नए हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, इंडोनेशिया एंड ईरान। ये 6 नए मेंबर हैं। कौन कौन से? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, इंडोनेशिया एंड ईरान। ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी ब्रिक्स की, पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, BRIC था। 2001 में बना था, तब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया था ब्रिक, BRIC। पहली जो ब्रिक की मीटिंग हुई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे हुई थी 2006 में। इसके अलावा जो फर्स्ट समिट ऑफ हेड्स था वो 2009 में हुआ था एकैटरिनबर्ग, रशिया में। 2009 में पहला हेड्स ऑफ जो ये ब्रिक के हेड्स थे, इनकी मीटिंग हुई 2009 में एकैटरिनबर्ग, रशिया में। फिर साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया 2011 में, और उसका नाम फिर ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, तो
तो फिर उसके बाद अभी जोहानिसबर्ग समिट हुआ 2023 में। जोहानिसबर्ग समिट के टाइम पे इसका सेकंड एक्सपेंशन हुआ, जिसमें 6 नए मेंबर जुड़े, और 6 नए मेंबर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। कौन कौन से नए मेंबर हैं, तो ये है आपको सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया एंड ईरान। तो टोटल 11 मेंबर हैं प्रेजेंटली। मैंने आपको आसियान के बारे में पूरा बता दिया, ईस्ट एशिया समिट के बारे में 6 नए मेंबर ऐड कर 6 और मेंबर ऐड करके बता दिए, और ब्रिक्स के बारे में बताया जिसमें 11 मेंबर हैं, जिसमें जोहानिसबर्ग समिट के टाइम पे 6 नए मेंबर जुड़े हैं। वो सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशंस ऑन लूनार एक्सोस्फीयर। अब एक ऑब्जर्वेशन हुआ है चंद्रयान 2 मिशन का। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में पहले आपको मैं बेसिक बता दूं। चंद्रयान 2 मिशन जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्च हुआ था जुलाई 22 2019 में, जुलाई 22 2019 में, और यूज किया गया था GSLV Mark 3 M1 रॉकेट। GSLV Mark 3 M1 रॉकेट यूज किया गया था। चंद्रयान 2 में 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स थे। 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स वर देयर इन चंद्रयान 2। इसमें एक लैंडर था, विक्रम लैंडर था, है ना, एंड प्रज्ञान वाज द रोवर, है ना, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान वाज द रोवर। एंड इट वॉज ट्राइंग टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। मून के सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग लेते समय विक्रम के साथ कम्युनिकेशन हट गया था, लैंडर के साथ कम्युनिकेशन हट गया था। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुए हैं अभी वो हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि सोलार से, यानी कि सन के आउटर जो कोरोना होता है, सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, वो होता है सोलार कोरोना, आउटर मोस्ट पार्ट। तो वहां से कोरोनल मास इजेक्शन हुआ। कोरोनल मास इजेक्शन CME बोलते हैं। एंड इस CME के कारण मून के सरफेस पे चेंजेस आए। मून के सरफेस में क्या चेंजेस आए, तो जब ये कोरोनल मास इजेक्शन मून के सरफेस पे पड़ता है ना, तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होना शुरू होंगे, एटम्स लिबरेट होना शुरू होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इनहेंसमेंट देखा गया टोटल प्रेशर में। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, और इधर साइड मून के सरफेस में इनहेंसमेंट ऑफ द डे साइड लूनार एक्सोस्फीयर। तो लूनार एक्सोस्फीयर में आपको इनहेंसमेंट या फिर उसमें प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट दिस इज द थिंग विच इज देयर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ये दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, है ना, ये इसको याद रखना, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कोरोना है वो क्या होता है, कोरोना के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा पेलोड था जिसने ये आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे चेस 2 पेलोड याद रखिएगा, चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, चेस 2 पेलोड आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेम, चेज 2 चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 या चेज 2, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो थिंग विच इज यू शुड रिमेंबर। बाकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दिया मैंने। आगे मूव करते हैं और क्या देखते हैं। अगला है बेटर फ्यूचर फॉर इंडियन मेडिसिन मींस एम्ब्रेसिंग इम्यूनोलॉजी टुडे। तो यहाँ पे बात चल रही है इम्यूनोलॉजी की, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम करे, है ना। अगर हम चाहते हैं कि मेडिसिन फील्ड में भी हमारा नाम हो, जैसे देखो अगर आप नॉर्मली सोचो तो इंडिया को पिछले 40-50 साल में कोई ऐसा खास नोबेल प्राइज में कुछ नहीं मिला है ना। स्पेशली जो साइंटिफिक फील्ड है, साइंस की फील्ड है ना, पीस प्राइज चलो हटाओ, लेकिन साइंटिफिक जो फील्ड है उसमें हमको कुछ नहीं मिला। उसका रीजन है कि हमने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया हर चीज में तो यही क्लेम कर देता है कि हमने पहले ही कर रखा है, हमारी सारी किताबों में रखा है, धर्म में, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजें छोड़ते हुए हमको अगर ढंग से काम करना है, अपना नाम एज अ सॉफ्ट पावर, साइंटिफिक सॉफ्ट पावर के रूप में अगर हमको अपना नाम करना है, तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम काम कर सकते हैं। क्यों ऐसा ऑथर ने कहा है, क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन का अगर हम ओरिजिन देखें तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था इसको, ठीक है, वैक्सीन की फील्ड को अगर आपने देखा हो तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद अगर हम फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल प्राइज की बात करें तो देखो लिखा है, इन टोटल इम्यूनोलॉजी हैज बीन ऑनर्ड विद नोबेल प्राइजेस इन 16 डिफरेंट ईयर्स। 16 अलग अलग सालों में नोबेल प्राइज इम्यूनोलॉजी की फील्ड को मिला है। 31 नोबेल लॉरिएट्स हुए हैं, एंड ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, केवल लास्ट 50 साल का अगर हम देखें तो 21 इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है। तो वो चीज ऑथर ने कहा है कि इम्यूनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इस फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो इंडिया का भी जो फील्ड साइंस और बहुत सारी चीजें भी हैं जो डिस्कवर होनी बची भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ डिस्कवर किया जा चुका है ना। एंड अगर हम 2025 की बात करें तो इस बार मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड साइमन
Shimon Sakaguchi, they have been given the Nobel Prize for their work concerning the peripheral immune tolerance, एंड इसको हम रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं. रेगुलेटरी टी सेल्स की जो डिस्कवरी थी वो इन्होंने की थी और कहा था किस तरीके से बॉडी अपने आप को ऑटो इम्यून अटैक, यानी कि खुद बॉडी अपने ऊपर अपने इम्यून सिस्टम से अटैक नहीं करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी टी सेल्स. तो उस कारण से इसको मिला है. तो काफी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगली न्यूज है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज, बोटैनिकल सेक्सिज्म के बारे में. सेक्सिज्म आपको पता है ना कि जब मेल फीमेल में आप किसी एक सेक्स को टारगेट करते हो और दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो उसको सेक्सिज्म बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये बोटैनिकल सेक्सिज्म क्या है, या बॉटनी या प्लांट वाला सेक्सिज्म क्या है. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या आपने कभी सोचा कि एलर्जीज जो है वो स्प्रिंग और फॉल में बढ़ जाती है, उसका रीजन क्या है. तो ऑथर ने कहा कि ये स्प्रिंग और फॉल में एलर्जीज के बढ़ने का रीजन है बोटैनिकल सेक्सिज्म. ये एक हॉर्टिकल्चरलिस्ट है टॉम ऑर्ग्रेन, याद रखिएगा टॉम ऑग्रेन. टॉम ऑग्रेन ने एक अर्बन प्लानिंग में एक इशू बताया. उन्होंने कहा कि लोग मेल प्लांट ज्यादा प्लांट करते हैं देन द फीमेल प्लांट, है ना. इसका रीजन क्या है, क्योंकि फीमेल प्लांट में फ्रूट्स होते हैं, तो अगर वो फ्रूट्स रोड में गिरेंगे, सड़कों में गिरेंगे, तो इससे बचने के लिए जो अर्बन प्लानर्स होते हैं वो मेल प्लांट्स ज्यादा करते हैं. और मेल प्लांट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स. तो ये जो फॉल का टाइम है, स्प्रिंग का टाइम आता है, तो बहुत सारे वो अपने पॉलन शेड करते हैं और वो पॉलन्स फिर एलर्जी क्रिएट करते हैं. तो ये है बोटैनिकल सेक्सिज्म, जो कि अर्बन प्लानिंग का एक वो रहता है और इस कारण से बहुत सारी जो एलर्जी है वो बढ़ जाती है. तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. अगला जो है हम एडिटोरियल पार्ट पे आएंगे. जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द न्यू आर्क ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन. बाकी एडिटोरियल काम के नहीं है. इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा करीब आ रहा है. वो बाकी जो इक्का दुक्का आप केसेस पढ़ते हो ना मारने पीटने वाले, वो सब छोड़ दो, लेकिन ओवरऑल डिफेंसिवली हम करीब आ रहे हैं, ठीक है ना. अभी डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह गए थे, ये पिछले 10 सालों में सबसे पहली विजिट है किसी डिफेंस मिनिस्टर की ऑस्ट्रेलिया में. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. अब ये क्यों कर रहे हैं हम, द रीजंस आर वेरी सिमिलर, वेरी ऑब्वियस. मीन्स पहला रीजन जो ऑथर ने दिया है वो है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस. स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है हमारी और ऑस्ट्रेलिया दोनों की स्ट्रेटेजीज आपस में कन्वर्ज कर रही है, मतलब कि एक जैसी स्ट्रेटजी है, एक जैसी प्रायोरिटी है. क्यों, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज चाइना के अनलॉफुल असर्शन से परेशान है. इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों कंट्रीज आती हैं, चाइना दोनों के ऊपर अपना डोमिनेंस करना चाहता है. और एक यही रीजन है कि क्वाड के भी दोनों मेंबर हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये 4 मेंबर क्वाड के मेंबर हैं और हम चारों ही उसके मेंबर हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी मालाबार एक्सरसाइज भी होती है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी, सॉरी फॉर दैट. बट ये है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस. सेकेंड रीजन जो ऑथर ने दिया है वो है डीपनिंग ऑफ द ऑपरेशनल टाइज, है ना. अगर आप देखो एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक कन्वर्जेशंस हो, है ना, जैसे कि एयर रिफ्यूलिंग एंड ये सारी चीज़ें. तलिस्मान सैबर एक्सरसाइज हुई थी तलिस्मान सी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तस्मान सी सॉरी, है ना. एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखो, ये ग्राउंड वर्क करता है फॉर द करंट मीटिंग्स एंड ऑल. जो ये डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हम ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस कारण से एक बेस तैयार होता है ताकि रिलेशंस फर्दर स्ट्रांग हो. तीसरा ऑथर ने दिया है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कन्वर्जेंस. दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ न केवल बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं बल्कि वो डिफेंस इंडस्ट्री के भी कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, है ना. ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही ट्रेड भी करना चाहते हैं, दोनों को ही अब एक नया मार्केट चाहिए, दोनों को ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने हैं, खरीदने हैं. इस कारण से भी दोनों का जो कहना चाहिए लॉजिस्टिकल कन्वर्जेंस है और इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस है वो भी हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज द थिंग विच इज देयर. एंड ऑथर ने एक और कहा है कि क्रिटिकल रीजन ये है कि दोनों कंट्रीज जो हैं दे आर प्रैग्मेटिकली, यानी कि प्रैक्टिकल भी है दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़ाना. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा पार्टनर चाहता है इस एशियन रीजन में और इंडिया वो जगह ले सकता है, क्योंकि चाइना के साथ तो करेगा नहीं, है ना. तो प्रैक्टिकलिटी भी अगर देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ टाई अप कर सकती हैं और कोऑपरेशन को बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा ऑकस के बारे में मेंशन था. ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है ना. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. एंड इंडिया कैन फुलफिल दैट थिंग कि शिप बिल्डिंग या रिपेयर एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो इंडिया के साथ आप करवा सकते हो, है ना. तो ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो शिप बिल्डिंग और बीच में कोई इस तरह का आपको अगर ओवरऑल मेंटेनेंस टाइप का कोई पार्टनर चाहिए तो इंडिया कैन फिल दैट वॉइड वेरी 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 वेल, है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. इसके अलावा
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ये 2009 से शुरू हुई है ना। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने 2020 से एडवांस स्टेट में शुरू की ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। लाइक माइंडेड पार्टनर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, दोनों का कोलैबोरेशन अच्छी बात है। अगर हम चाहें तो इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ना केवल डिफेंस में बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ब्यूरोक्रेटिक लेवल, डेमोक्रेटिक लेवल, है ना, जहाँ पे हम कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। दीनदयाल पोर्ट का नाम था, मैं आपको बता दूं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि कांडला पोर्ट को मेंटेन करती है। कांडला पोर्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट में है। आपको बताना है कि कांडला पोर्ट कहाँ पर है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। आपको बताना है कि कांडला पोर्ट कहाँ पर है। बहुत ही आसान सवाल है। चलो आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं नहीं पता तो गूगल करके मुझे बताना कांडला पोर्ट कहाँ पर है। उसको मेंटेन करने वाली अथॉरिटी का नाम है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।